हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस जनरली प्रोड्यूस करवाई जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ एलसी सर्किट या कह सकते हैं टैंक सर्किट। एलसी सर्किट क्या होता है? जिसमें आपके पास एक इंडक्टर होता है और एक होता है कैपेसिटर, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो वो बन जाता है एलसी सर्किट। देन अब आप एलसी सर्किट की हेल्प से एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाएंगे। एलसी ऑसिलेशंस का फर्स्ट पहले डेफिनेशन क्या है? ऐसी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जो कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर और कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस। होगा क्या? कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा होंगी और उस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को बोलेंगे एलसी ऑसिलेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंडक्टर है वो कौन सी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है? मैग्नेटिक एनर्जी, जो कि बराबर होती है हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। इसी तरह कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है या कह दो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होती है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं तो बारी बारी आप डायग्राम को देखोगे। अभी सबसे पहले जो ए डायग्राम है उस पर देखिए, यहाँ पे अगेन एल एंड सी को सीरीज में लगाया है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक कैपेसिटर होगा, वो कैपेसिटर अभी पूरी तरह से फुली चार्ज्ड है। फुली चार्ज्ड है मतलब उनकी प्लेट्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये फुली चार्ज था तब तो करंट की वैल्यू क्या है? 0 है सर्किट में। और जब आपने इस कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ लगाया तो फिर अब धीरे धीरे होगा क्या? फुली चार्ज के बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज होना शुरू होगा मतलब जो ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इसकी स्टोर है उसको यूज अप करेंगे। तो होगा क्या? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा सर्किट में, क्योंकि आई नॉट, लेट से वो आई नॉट है, और ये करंट किस में जाएगा? इस इंडक्टर में, ठीक है जी। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे सारा जो चार्ज निकल कर किस में वो सारा चार्ज जो है वो किधर फ्लो कर रहा है? अब इन द फॉर्म ऑफ करंट इंडक्टर में जा रहा है। तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और दूसरी साइड इंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हो क्या रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो कन्वर्ट हो रही है बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम के साथ ये चार्ज सारा कैपेसिटर सारा डिस्चार्ज होता जाएगा, ठीक है जी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो अब ये फिगर देखिए, अब सेकंड फिगर दैट इज बी डायग्राम देखिए। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया और इस टाइम ये इसके पास, इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देन थर्ड स्टेप देखिए, अब जब इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो अब फिर से अब रिवर्स प्रोसेस चलेगी। अब इंडक्टर जो होगा वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो अब इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और किसको देगा? कैपेसिटर को। तो जिसकी वजह से अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू होगा, जो कि आप थर्ड फिगर में देख सकते हैं, दैट इज सी डायग्राम में। अब ठीक है जी, फिर से अब वो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया है, बट अब वो जब चार्ज होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? बेसिकली ऑल्टरनेटिंग प्रोसेस है। तो ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर दोबारा चार्ज होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट्स पे जो चार्ज का साइन है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट डायग्राम। इसमें देखिए और इसमें देखिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, ठीक है जी। तो धीरे धीरे मतलब हो क्या रहा है? कैपेसिटर चार्ज
हो रहा है। तो इस तरह फिर से एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फिर से पूरी तरह से फुल चार्ज हो जाएगा और उस टाइम फिर अगेन सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाएगा। जब भी कैपेसिटर के पास चार्ज मैक्सिमम हो तो सर्किट में करंट ज़ीरो होगा। ठीक है, बस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के टाइम जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो तभी सिर्फ करंट फ्लो होगा, क्योंकि उस कैपेसिटर की एनर्जी किसको मिल रही होती है? इंडक्टर को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में और ये थर्ड डायग्राम में, जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज्ड है तो सर्किट में करंट किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। देन अगेन फिर से ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। अगेन फिर से अब ये इसका जो कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज यूज़ कौन करेगा? इंडक्टर यूज़ करेगा। इंडक्टर में फिर से करंट फ्लो होगा। अब किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू प्रीवियस डायरेक्शन। ठीक है जी, फिर से करंट फ्लो होगा। ये इस तरह ये प्रोसेस क्या हो रही है? रिपीट होती जाएगी। तो वो क्या रहा है? बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। कभी कैपेसिटर एनर्जी देता है इंडक्टर को, कभी इंडक्टर एनर्जी देता है कैपेसिटर को। तो ये दोनों बेसिकली आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यही जो एक्सचेंज है एनर्जी का क्या पैदा करेगा? ऑसिलेशंस पैदा करेगा, जिसको हम बोलेंगे एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है जी, जब करंट चेंज होता है टाइम के साथ तो मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। जब चार्ज चेंज होता है टाइम के साथ तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए अब मैं इस ऑसिलेशंस को ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगी। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बनाया है टाइम के बीच में और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और चार्ज के बीच में, कि करंट का एम्पलीट्यूड और चार्ज का एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है टाइम के साथ। तो सबसे पहले आप ये वाला ग्राफ देखिए। इसके सबसे पहले टाइम की वेरिएशन ली है मैंने 0, t/4, t/2, 3t/4 देन t। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए, जब ओरिजिन पे जब टाइम की वैल्यू 0 थी, एट टाइम स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था? कैपेसिटर फुली चार्ज था और इंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कैपेसिटर फुली चार्ज था तो आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। तो ये जो ग्रीन वाला कर्व है वो बताएगा आपको चार्ज का एम्पलीट्यूड, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताएगा। और ये जो ब्लू वाला कर्व है वो आपको बताएगा करंट का एम्पलीट्यूड, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी को बताएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन बता रहा है यहाँ पे? कैपेसिटर। और मैग्नेटिक एनर्जी कौन बताएगा? इंडक्टर। तो जब स्टार्टिंग में आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज था तो मीन्स उसमें चार्ज मैक्सिमम था, तो इसीलिए ग्रीन वाले कर्व का जो मैंने पीक है वो मैक्सिमम है, दिस वन। और उस टाइम इंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या रखी है? जो ब्लू कर्व है वो क्या है? 0 था, उसकी वैल्यू 0 थी। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ज मैक्सिमम और करंट 0, क्योंकि उस टाइम करंट कोई नहीं फ्लो हो रहा होता जब कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम हो। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब धीरे धीरे वो क्या रहा है? आप इस ग्रीन कर्व को देखिए। ग्रीन कर्व क्या है? मैक्सिमम चार्ज है, स्टोर कर रहा है जो कि कैपेसिटर। धीरे धीरे जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आप कर्व देख सकते हो, नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरी साइड जो ब्लू कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि एक साइड हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और दूसरी साइड बदले में जो मैग्नेटिक एनर्जी है इंडक्टर की वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि वो मैग्नेटिक एनर्जी को कौन यूज कर रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो इंडक्टर यूज कर रहा है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर में। तो यहाँ पे अब आप t/4 पे चेक कीजिए। t/4 पे जब आपने चेक किया तो हुआ क्या
करंट की वैल्यू आपको 0 मिली, सॉरी करंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिली और चार्ज की वैल्यू 0 मिली, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया T/4 पे, तो इसीलिए चार्ज की वैल्यू 0 और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0, या कह सकते हो चार्ज 0। और ब्लू कर्व वाला पॉइंट देखिए, तो उस टाइम करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस टाइम इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई होगी। ठीक है, तो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दिस वन। इसी तरह फिर से आप आगे देखिए T/2 पे चेक कीजिए, तो इसके बाद क्या होगा, फिर से अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू होगा। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद T/4 के बाद फिर से वो चार्ज होना शुरू हो गया। तो फिर से अब उसकी T/2 पे चेक कीजिए, T/2 पे फिर कैपेसिटर के पास चार्ज मैक्सिमम आ गया और इंडक्टर के पास जो करंट मिनिमम आ गया, 0 हो गया। ठीक है जी। इसी तरह फिर से अब 3T/4 पे चेक कीजिए, 3T/4 पे अगेन चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि कैपेसिटर फिर से अब डिस्चार्ज होगा। तो एक टाइम आ गया तो उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर पूरी तरह से चार्ज 0 हो गया। और जब कैपेसिटर के अंदर चार्ज 0 होता है तो उस टाइम इंडक्टर के पास मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी होती है, तो उसका पीक मैक्सिमम होगा। इसी तरह ये सारी प्रोसेस चलती जाएगी, एनर्जी स्टोर होगी और आपको इस तरह की ग्राफ जैसे आपको शो कर रहा है, इस तरह की आपको ऑसिलेशंस मिलेंगी, जिसको हम कहेंगे LC ऑसिलेशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करेंगे। LC ऑसिलेशंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, दूसरी होती हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है। ऐसी ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशंस जो होती हैं वो डैम्प्ड होती हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आप एक बार पेंडुलम को ऑसिलेट करवा देते हो तो उसकी अगर आप ऑसिलेशंस काउंट कीजिए तो उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। और अनडैम्प्ड ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारे पीक्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ठीक है जी। अनडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट, और डैम्प्ड में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ। देन अब फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो यहाँ पे आपके पास एक LC सर्किट है। स्टार्टिंग में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंसिडर कीजिए आपके पास एक कैपेसिटर था जो कि फुली चार्ज था। उसके पास मतलब चार्ज की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, तो धीरे धीरे अब चार्ज जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो मतलब इसमें चार्ज की वैल्यू अब डिक्रीज होगी। कुछ टाइम के बाद आपने चेक किया कैपेसिटर के पास लेट से चार्ज, अब कुछ टाइम के बाद जब आपने चेक किया तो अब देखिए चार्ज के पास, कैपेसिटर के पास चार्ज कितना हो गया, Q के बराबर, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जो कैपेसिटर का चार्ज है वो कौन यूज़ करेगा, इंडक्टर, जिसकी वजह से इंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और अब कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q, जो कि अब मैक्सिमम नहीं रही। ठीक है, तो कंसिडर कीजिए आपके पास अब लेट्स से Q क्या है, चार्ज है ऑन कैपेसिटर के ऊपर। ये टाइम t की बात हो रही है, एट टाइम t, एट एनी इंस्टेंट। और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I इज द करंट इन सर्किट, या कह सकते हो करंट इन इंडक्टर। नेक्स्ट
अब एनर्जी की बात करनी है। एनर्जी जो होगी पूरे सर्किट की किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी ऑफ सर्किट, पूरे एलसी सर्किट की, दैट इज एनर्जी ऑफ इंडक्टर प्लस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी जो स्टोर होती है इंडक्टर में आपको पता है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर, और कैपेसिटर की एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। आपको पता है Q क्या होता है? सी वी, फर्दर C को लिख सकते हो Q अपॉन V। तो यहाँ पे आपने इस कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की उसको लिख देना है Q एंड V की फॉर्म में, तो C को लिख सकते हो Q एंड V। तो आपको यहाँ पे मिलेगा दिस वन, तो V आ जाएगा आपके पास Q अपॉन C। ये देखिए कुछ दिस वन V को लिखिए आप, Q होता है CV के बराबर, तो V आ जाएगा Q अपॉन C। तो V लिखोगे आप Q अपॉन C। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ C को वैसे का वैसे रहने दिया, V को पुट किया है Q अपॉन C, मतलब वोल्टेज को आपने एलिमिनेट कर दिया। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी मिल रही है सर्किट की वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है जी, दिस वन। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि जो टोटल एनर्जी है एलसी सर्किट की वो कांस्टेंट रहेगी, बट एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ एनर्जी वो जो है एलसी सर्किट की वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो जिसकी वजह से एलसी सर्किट की जो ऑसिलेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? डैम्प्ड होती हैं, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हर एलसी सर्किट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, तो जिसकी वजह से जब करंट फ्लो होता है एलसी सर्किट में तो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, बट यहाँ पे हम टोटल एनर्जी जो एलसी सर्किट की वो कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, इसीलिए ये जस्ट हम मान के चल रहे हैं कि लेट से टोटल एनर्जी जो है एलसी सर्किट की वो कांस्टेंट है। तो मतलब जो टोटल एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तभी एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो ये कंडीशन लगा के हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव लेना है आपने हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C का टाइम के साथ, और इसको करना है इक्वेट 0 के साथ। देन अब इसमें देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव होगा हाफ एल आई स्क्वायर का प्लस देन डेरिवेटिव होगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C का, जो कि बराबर होगा 0 के बराबर। देन अब ये हाफ तो कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, बट करंट जो होगा वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो इसका आप डेरिवेटिव लोगे टाइम के साथ I स्क्वायर। देन अगेन यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, बट चार्ज कांस्टेंट नहीं है, वो चार्ज चेंज हो रहा है। कभी चार्ज कैपेसिटर, क्योंकि जब कभी कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होता है, जब वो डिस्चार्ज होता है तब उसमें चार्ज डिक्रीज होता है, तो इसीलिए चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, एज वेल एज करंट भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ सर्किट में। तो देन आफ्टर दैट अब टाइम का डेरिवेटिव लेना है करंट का, तो ये होगा 2i इंटू डी आई अपॉन डी टी। देन यू हैव प्लस 1 अपॉन 2c। अब Q स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है टाइम के साथ, जो कि होगा 2Q इंटू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर दैट आपके पास आएगा L I टी आई बाई डी टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन सी क्यू डी क्यू अपॉन डी टी। देन आफ्टर दैट
अब देखिए, अब आप इस करंट को लिख सकते हो चार्ज की फॉर्म में, जो कि होता है डी क्यू अपॉन डी टी। वो यहाँ पे पुट करोगे L इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ further dq upon dt plus 1 upon c q dq upon dt is equal to 0. Then L into dq upon dt, इसका डबल डेरिवेटिव होगा जो कि होगा डी स्क्र क्यू अपॉन डी टी स्क्र प्लस क्यू अपॉन सी डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। अब फर्दर अब इसके बाद आप ये डी क्यू अपॉन डी टी को कॉमन ले सकते हैं। ये डी क्यू अपॉन डी टी और डी क्यू अपॉन डी टी ये कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा आपके पास एल डी स्क्र क्यू अपॉन डी टी स्क्र प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 0। देन तो डी क्यू अपॉन डी टी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना होता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा L के साथ दोनों साइड से, तो जिससे आपको इक्वेशन मिलेगी डी स्क्र क्यू अपॉन डी टी स्क्र प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। देन अगर आप इसको कंपेयर किए करो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन के साथ, तो वो इक्वेशन होती है कुछ ऐसी, डेट इज डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे जस्ट क्यू है और बाकी आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कीजिए तो एक्स की जगह पे जस्ट क्यू है और यहाँ पे एल सी की जगह पे क्या है, ओमेगा स्क्र। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा स्क्र किसके बराबर है, 1 अपॉन एल सी के बराबर। ये फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस की, डेट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। जो एल सी ऑसिलेशंस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। फर्दर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू के बराबर, तो ये होगा 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा न्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है चार्ज की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है चार्ज की, जो कि कैसे टाइम के साथ वेरी करेगा जब चार्ज टाइम के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट ओके, थैंक यू।